यही है स्क्रीन दिख रही है और आवाज भी आ रही है बराबर से। तो अपन ने जो कार्यालय आदेश पढ़ा था, उसका प्रारूप जो देखा था, वो प्रारूप अधिसूचना का दो प्रारूप बताएंगे आपको, पर पहले वाला जो फॉर्मेट है वही आप देखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे। तो अगर आप दिख रही है आपको स्क्रीन, और ये जो ऊपर अपन पत्र शीर्ष लिख रहे थे जिसमें राजस्थान सरकार और विभाग का नाम जो है वो वही रहेगा जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कार्यालय पत्र में, कार्यालय आदेश में, वैसे। और फिर पत्र क्रमांक और स्थान और दिनांक, कार्यालय आदेश और कार्यालय पत्र में भी अपन ने यही चीजें पढ़ी थी कि हाँ, एक्सट्रीम लेफ्ट में पत्र क्रमांक पत्र शीर्ष के नीचे, और एक्सट्रीम राइट में स्थान और दिनांक लिखेंगे कार्यालय आदेश में। इसके बाद यहाँ पे अधिसूचना, अधिसूचना लिखना है अपने को इसी तरह से, अधिसूचना। और फिर अधिसूचना का जो मुख्य विषय वस्तु है वो अपने को लिखना शुरू करना है। अधिसूचना की जो शुरुआत होगी वो इस तरह से होगी कि राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ठीक है। और नियम अधिनियम जो भी उसमें आप दे रखा होगा, जो भी सब्जेक्ट जैसे अधिसूचना में जो पूछा गया होगा, उस नियम अधिनियम का नाम लिख देंगे, उसका उपनियम कौन सी उपनियम है वो लिख देंगे, और धारा जो है वो लिख देंगे। ये जो नियम अधिनियम उपनियम, इसकी जो धारा है ये आपको सांकेतिक रूप से लिखनी है, याद नहीं करनी है सारी की सारी चीजें। और ऑब्वियसली आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि कौन से अधिनियम की कौन सी धारा है, कौन सी उपधारा है। इसमें इसमें आपको सांकेतिक रूप से लिखना है। एक एग्जाम्पल आपको आगे बता देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मुख्य विषय वस्तु है अधिसूचना की, वो जैसे एक पैराग्राफ की भी हो सकती है, दो पैराग्राफ की भी हो सकती है, और ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है अधिसूचना, कितनी भी बड़ी हो सकती है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को जितना अपना स्पेस है, जैसे आज जिन्होंने डिस्कशन ग्रुप पे शेयर कर रखा था, तो मैं देख रही थी कि वो कार्यालय पत्र शायद वो कृषि बजट वाला जो है, मेरे नोट्स में जो लिखवाया हुआ है वो उस क्वेश्चन पे उन्होंने खुद से लिखने का प्रयास किया था। उन्होंने 2 पेज तो भरे ही भरे, साथ में नीचे जो स्पेस था, आरपीएससी की जो कॉपी आती है उसमें जो नीचे स्पेस था उसमें भी लिख रखा है, 4-5 वो उससे ऐड करके नीचे, जिसके बाहर नहीं लिखना होता है अपने को, वहां पे भी लिखा है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि वहां पे आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है। आरपीएससी में 2 पेज भर के एक्स्ट्रा फिर नीचे आप सोचोगे कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, 2-3 लाइन ऐसे नीचे लिखेंगे, तो ये कतई नहीं करना, क्योंकि ये करने के चक्कर में आपका पेपर जरूर छूटेगा, ये श्योर है। क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है कि आप जो पेपर में पूछा हुआ है उससे एक्स्ट्रा भी लिखेंगे तो भी आप टाइम पे लिख लेंगे। ये चीज आप मान के चले, क्योंकि फोर्थ पेपर अपने आप में बहुत लेंथी आता है, ये आपने देखा भी होगा। और अगर आप लिख रहे हैं पेपर तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, हाँ, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो बहुत लेंथी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना लिखना है आपको, और आपका काम कितने से चल जाएगा उतना आपको लिखना है, ठीक है। तो अपने को अधिसूचना अगर आए या कार्यालय आदेश जो भी ड्राफ्टिंग आए, तो मेरी जो राय है या मैं जिस तरह से लिखती थी, मेरा अनुमान है कि 2 पेज दिए हुए हैं तो आप उसमें 1.5 पेज तक उसको कंक्लूड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका वो रेशियो सेट रहेगा कि हाँ मुझे इतना लिखना है, मुझे पता है कि मुझे कितना लिखना है। और दूसरा ये कि आपका पेपर जो है वो पूरा होगा। आप जो चीजें, ऐसा नहीं कि आप शुरू का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से बहुत जमा जमा के लिख रहे हैं और लास्ट में जाके पूरी घास काट दी, आगे नंबर मिल जाएंगे पीछे नहीं मिलेंगे। तो अपने को एक बैलेंस बना के चलना है, चीजों को समझते हुए, और जितनी जरूरत है, जितने में अपना काम हो जाए, जितने में अपने को अच्छे नंबर मिल जाए, अपने उतना लिखना है। तो आपको यहाँ पे तो बताया हुआ कि ये मुख्य विषय वस्तु है, इतने से आपको ऐसे करना है कि 1.5 पेज तक आपकी जो अधिसूचना है वो पूरी हो जाए, उतना लिखना है, ठीक है। तो मुख्य विषय वस्तु हो गई, उसके नीचे जो है इधर एक्सट्रीम राइट में अपन जो अधिसूचना, अधिसूचना जारी तो कौन, राज्यपाल द्वारा ही की जाती है या राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जाती है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल खुद तो अपने ऑफिस से निकालेंगे नहीं, जो विभाग निकाल रहा है अधिसूचना, उस विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम आ जाएगा, और ऊपर यहाँ लिख देंगे राज्यपाल की आज्ञा से, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये अधिसूचना है
और राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जा रही है, और जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, नाम हो जाएगा और पदनाम हो जाएगा। फिर वापस वही पत्र क्रमांक और स्थान और दिनांक इसके नीचे, जैसे अपन कार्यालय आदेश में लिख रहे थे, कार्यालय पत्र में लिख रहे थे, वही प्रतिलिपि। देखो प्रतिलिपि यहाँ पे वो गलत लिखा हुआ है। प्रतिलिपि में छोटी मात्रा आएगी। प्रतिलिपि इस तरह से, जैसे पहले आपने लिखा हुआ देखा होगा या लिखा होगा, इस तरह से लिखना है। प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही और सूचनार्थ अग्रलिखित को प्रेषित है। प्रतिलिपि में क्या करना है आपको, दो प्रतिलिपि इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे इसमें थोड़ा सा अलग तरह से लिख दिया गया है। आप यहाँ पे देख ले, पहली प्रतिलिपि जो है वो राज्यपाल महोदय को भेजनी है। आप नोट कर ले में अलग से कि निजी सचिव राज्यपाल महोदय। चूंकि अपन ने बात की थी कि अधिसूचना जो है वो राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जाती है, उनकी पूर्व अनुमति से जारी की जाती है। तो अपन सबसे पहले प्रतिलिपि जो है राज्यपाल महोदय को देंगे कि ये अधिसूचना जारी की गई है। तो पहली प्रतिलिपि आप हमेशा निजी सचिव राज्यपाल महोदय को भिजवाएंगे। और दूसरी प्रतिलिपि या सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को भेजकर प्रेषित है। कि अधीक्षक को इसलिए भेजी जाती है क्योंकि अधिसूचना जो है वो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। तो राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अपन को किसको भेजना पड़ेगा, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय के अधीक्षक जो है उनको भेजना पड़ेगा, तभी वो जो अधिसूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित होगी। और बाकी फिर जो प्रतिलिपि है वो 3-4 प्रतिलिपि आप भिजवा देवें। जैसे निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यपाल महोदय, इसको आप पहले नंबर पे ही रख लें। बाद में चाहे तो अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय है, इसको रक्षित पत्रावली के जस्ट पहले भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो दूसरे नंबर पे भी रख सकते हैं। आप रक्षित पत्रावली से पहले रख लीजिएगा अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय को, और पहले नंबर पे राज्यपाल महोदय हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री महोदय, जो रिलेटेड मंत्री है उनको, मुख्य सचिव, ऐसे 3-4 प्रतिलिपि आप, क्योंकि सांकेतिक रूप से भिजवाना है आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी प्रतिलिपि भेजी जाएगी। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट तो ये हो गया। वापस वही हस्ताक्षर और पदनाम। यहाँ पे आपको वापस से राज्यपाल की आज्ञा से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुख्य विषय वस्तु के नीचे जो होगा, प्रेषक जो जारी करता है उनके हस्ताक्षर नाम पदनाम, उससे पहले आपको लिखना है राज्यपाल की आज्ञा से। प्रतिलिपि के नीचे राज्यपाल की आज्ञा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, अधिसूचना का फॉर्मेट हो गया आपका। कार्यालय आदेश जो था उसके प्रारूप के समान ही है इसका प्रारूप। पत्र शीर्ष में राजस्थान सरकार विभाग का नाम, फिर एक्सट्रीम पत्र शीर्ष के जस्ट नीचे एक्सट्रीम लेफ्ट में पत्र क्रमांक, और एक्सट्रीम राइट में स्थान और दिनांक, फिर अधिसूचना की मुख्य विषय वस्तु, और जिस विभाग द्वारा जारी की जा रही है, जिस अधिकारी द्वारा, उनके हस्ताक्षर नाम और पदनाम, और यहाँ पे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। फिर वही पत्र क्रमांक, स्थान और दिनांक, और फिर प्रतिलिपि में 2 प्रतिलिपि इंपॉर्टेंट है इसमें, राज्यपाल और अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर, इनको भेजना है। ये 2 प्रतिलिपि जरूरी है। बाकी आप 3-4 प्रतिलिपि, जैसे मुख्यमंत्री महोदय जो है, इनको किसी भी कार्यालय पत्र या कार्यालय आदेश अधिसूचना किसी की भी प्रतिलिपि भिजवाएंगे आप, तो ये आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको राज्य में कुछ भी होता है तो उनका पता होना चाहिए। देन आप ये हमेशा लिख सकते हैं कि निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर, राजस्थान सरकार। ठीक है। हाँ, दूसरा जो फॉर्मेट है अधिसूचना का वो कुछ इस तरह से है कि पत्र शीर्ष में वही राजस्थान सरकार, और जिस विभाग द्वारा जारी की जा रही अधिसूचना उस विभाग का नाम आ जाएगा। हाँ, उसके नीचे अधिसूचना आ जाएगी। यहाँ पे अपन क्या चेंज करें, पत्र क्रमांक जो अपन यहाँ लिख रहे थे, स्थान और दिनांक जो यहाँ लिख रहे थे, वो यहाँ से प्रतिस्थापित होके स्थान और दिनांक तो अधिसूचना जहाँ अपन लिखेंगे उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पत्रावली संख्या, सिर्फ यहाँ पे पत्रावली संख्या लिखेंगे। पत्र क्रमांक जो है वो अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे।
यहाँ पत्रावली संख्या मतलब जैसे अपन पत्र क्रमांक में अगर शुरू में लिख रहे थे कि पत्रावली संख्या 7-1 मान लो ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी पत्रावली संख्या, यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं अपन 7-1, यहाँ पे सिर्फ पत्रावली संख्या लिखनी है। फिर पत्र क्रमांक यहाँ जो नीचे लिखेंगे उसका फॉर्मेट वही रहेगा जो अपन ने कार्यालय आदेश में और सामान्य कार्यालय पत्र में जो देखा था, वही पत्रावली संख्या, विभाग का नाम और उसके विभाग के अनुभाग का नाम और कौन से ईयर में भेजी जा रही है वो, और डिस्पैच संख्या। पत्र क्रमांक का फॉर्मेट यही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पत्रावली संख्या लिखनी है। और फिर वही जो उसमें अपन ने अधिसूचना में देखा था कि पहली लाइन कैसे शुरू करनी है, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। नियम जैसे मान लो राजस्थान सेवा नियम है तो अपन लिख देंगे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान सेवा नियम इत्ते इत्ते की उपधारा इत्ते इत्ते में। ठीक है, पहली लाइन जो है आपको इस तरह से ही शुरुआत करनी है, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। नियम जो भी उसमें जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका नियम आ जाएगा, उसका उपनियम, उपधारा, धारा, ये सब आपको सांकेतिक रूप से लिखना है। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हाँ ये गलत हो गया तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, वैसा नहीं है, आपको सांकेतिक रूप से लिखना होता है। और फिर वही मुख्य विषय वस्तु इसकी आ जाएगी, एक पेरा, दो पेरा, तो 2-3 पेरे में आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका। फिर पुनः वही जो पहले फॉर्मेट में था, राज्यपाल की आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये आपके मुख्य विषय वस्तु जो है अधिसूचना की, उसके पूरे होने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीम राइट में। फिर वही पत्र क्रमांक और स्थान और दिनांक लिखे इधर भी, स्थान और दिनांक जैसा अपन पहले लिख रहे थे वही वाला, पहले वाले प्रारूप में देखा था वो। फिर वही प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में पहली प्रतिलिपि आपको राज्यपाल महोदय को भिजवानी है, तो वही निजी सचिव राज्यपाल महोदय। और एक दूसरी जो प्रतिलिपि है, या तो आप उसके रक्षित पत्रावली के जस्ट पहले लिख ले में अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय, जो आपको पहले वाले प्रारूप में बताई गई थी, वही आपको 2 प्रतिलिपि इसमें जरूर से भेजनी होती है आपको अधिसूचना में, राज्यपाल महोदय को और अधीक्षक केंद्रीय राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय को, क्योंकि अधिसूचना जो है राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, इसलिए आपको अधीक्षक को भिजवानी ही भिजवानी है। और राज्यपाल को, राज्यपाल की आज्ञा से जारी की गई है तो उनको उसकी कॉपी भिजवाना जरूरी है कि ये अधिसूचना जारी की गई है। ये दूसरा फॉर्मेट है। पुनः यहाँ पे आ जाएंगे हस्ताक्षर और नाम और पदनाम, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम जो अधिकारी जारी कर रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे आपको पुनः राज्यपाल की आज्ञा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधे हस्ताक्षर, नाम और पदनाम आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला फॉर्मेट है अधिसूचना का। मेरी राय ये है कि आप पहला वाला, ये वाला जो फॉर्मेट है यही याद करें और यही लिखें, क्योंकि इसमें जो आपका कार्यालय आदेश का फॉर्मेट आप याद कर रहे हैं वही वाला फॉर्मेट आपका सेम रह जाएगा। क्या चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्यालय आदेश की जगह अपने को लिखना है अधिसूचना, और पहली लाइन की शुरुआत इस तरह से करनी है। और यहाँ पे जो वहाँ पे जारी करता, जो आदेश जारी करता था या अधिसूचना जारी करता है, इसके पहले अपन लिख देंगे राज्यपाल की आज्ञा से। बाकी एज इट इज रह जाएगा, सेम चीजें रह जाएगी आपकी। प्रतिलिपि में आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, राज्यपाल और अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय को। दूसरा वाला जो प्रारूप है इस तरह से है, अगर आपको ये वाला प्रारूप ठीक लगे तो आप ये वाला प्रारूप लिख सकते हैं, और अगर पहले वाला ठीक लगे तो पहले वाला लिख लें। बेसिक फॉर्मेट में और ये कार्यालय आदेश और सामान्य कार्यालय पत्र के फॉर्मेट से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए आपको रेगुलर देखना है, लिखना है खुद से। जैसे एक अधिसूचना लिखी हुई है, देख लेते हैं अपन कि संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण राज्य में पटाखों के प्रतिबंध हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करें। तो ये जो महामारी अधिनियम है उसके तहत पटाखों के प्रतिबंधन हेतु अधिसूचना तैयार करनी है। तो कौन इसमें अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी करनी है, तो अपन लिख रहे हैं गृह विभाग, ग्रुप 2 राजस्थान, ये राजस्थान यहाँ पे गलत लिख रखा है,
राजस्थान सरकार, और फिर वही पत्र क्रमांक और दिनांक, स्थान और दिनांक। स्थान और दिनांक आपको इस तरह से लिखना है, जयपुर, जैसे जयपुर आप लिख रहे हैं जयपुर, फिर दिनांक एक ही लाइन में लिखना है, 2 लाइन में नहीं लिखना है, यहाँ पे गलती से 2 लाइन में लिख दिया गया है, 15/3/2021 या जो भी लिख रहे हैं। ये आपको बताया था पत्र शीर्ष वाला कि ये मतलब जो पेज है आपका उसके बीच में होना चाहिए, हाशिया जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जैसे इधर भी और इधर भी जो है अपने स्पेस देखे तो बराबर सही है। ठीक है, फिर अधिसूचना, और ये लिख दिया जैसे कि राज्यपाल महोदय की आज्ञा से महामारी अधिनियम की धारा इत्ता की उपधारा के नियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जो है प्रकाशित, पहले जो कोई अधिसूचना थी उसको संशोधित कर रहे हैं, तो इस तरह से कि अगर कोई पटाखा बेचता है तो उनको इतना जुर्माना लगाया जाएगा। ये अधिसूचना आगामी दिनांक तक संपूर्ण राज्य में प्रभावी रहेगी। ठीक है, फिर ये हो गया राज्यपाल की आज्ञा से हस्ताक्षर क संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग हो गए। फिर ये पत्र क्रमांक पुनः अपन ने यहाँ पे लिख दिए, स्थान और दिनांक इस तरह से लिख दिया। फिर प्रतिलिपि, प्रतिलिपि जैसे अधीक्षक को भेज दी, पहले नंबर पे आप यही रखें निजी सचिव राज्यपाल महोदय, उसके बाद में आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको अगर आपको इतना ज्यादा याद नहीं रहता है तो सिर्फ आप इतना सा लिख दें, अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ या प्रकाशन हेतु। ये आपको अगर नहीं याद रहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इस वाली लाइन को, इससे थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा आपका, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आपका जो काम है वो इसी से चल जाएगा, अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु या प्रकाशनार्थ प्रेषित है। और फिर ये इनकी कॉपी जो कंसर्न ऑफिसर है उनको इसकी कॉपी भिजवा देनी है, रक्षित पत्रावली रह जाएगी, हस्ताक्षर और पद नाम जो है वो इसमें लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है अधिसूचना आपको लिखनी है, इसका जो प्रारूप है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब अधिसूचना हो गई आपकी। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी हिंदी रह जाएगा। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ डाउट अगर आपको है तो आप क्वेश्चन पूछ ले में। कृष्णा जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। हेलो मैम। हाँ जी बताएं। मैम मुझे डाउट था, संधि में जो अपने आते हैं ना अपवाद जो रहते हैं उनको किस तरीके से डील करना है? उनको अपवाद जैसे रटना है, इसमें लिखे हुए हैं नोट्स में और बुक वगैरह में, उनको रटना है या नहीं रटना है या क्या करना है? जैसे कुछ संधियों में अपवाद काफी सारे लिखे हुए हैं। हेलो मैम, हेलो सर, मेरा नाम स्वाति है और मेरा प्रश्न मैम से कई सारे प्रश्न। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी मैम कि अनुस्मारक में हमें प्रतिलिपि लिखनी होती है या नहीं लिखनी होती है, क्योंकि आपके नोट्स में लिखे हुए हैं और ग्रुप में हमारे डिस्कशन चल रहा था कई बार कि लिखनी है नहीं लिखनी है। दूसरा प्रश्न मेरा, जब हमें कार्यालय पत्र में या इन पत्रों में हायरार्की समझ नहीं आती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर थोड़ा सिस्टम का नॉलेज नहीं है, तो मैम महोदय डालें या न डालें कार्यालय आदेश, जो भी कार्यालय पत्र है या फिर और भी जिसमें भी लिखना होता है हमें प्रेषित और इस पे। और मैम तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब हमें वाक्य शुद्धि होती है या फिर पर्यायवाची भी जैसे भी लिखना है, अगर हमें उसी प्रश्न का एक से अधिक प्रश्न उत्तर आ रहा है तो क्या वो लिखें? जैसे कि हमें पूछा जाता है पर्यायवाची 2-2 लिखें, हमें 4 आ रही है तो क्या हमें 4 लिखनी चाहिए? या फिर वाक्य शुद्धि में जैसे कि हमारा लिखा हित है, हित से और कल्याण से, तो वो 2 सेंटेंस बन सकते हैं, हित से भी और कल्याण से भी। आई होप मैम आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो हमें दोनों सेंटेंस लिखने चाहिए या एक ही शुद्ध करके लिख देना चाहिए? 3 सवाल है मैम मेरे।
हाँ ठीक है। अनुस्मारक वाला जो आपने पूछा है, तो मेरे नोट्स में प्रतिलिपि नहीं लिखी हुई है अनुस्मारक में, है ना। एक बार आप फिर से देख लें। मैंने तो नहीं लिखवाई है अनुस्मारक में, और मैंने पिछली बार बताया भी था कि अनुस्मारक में आपको प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुस्मारक जो है वो कार्यालय पत्र आप पहले भेज चुके हैं, उसका जवाब नहीं मिला तो आप उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि भाई इसका जवाब भिजवा दें, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है और आप लिखना चाहें तो प्रतिलिपि लिख दें, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। वैसे अनुस्मारक में जरूरत नहीं है प्रतिलिपि लिखने की आपको, ठीक है। चलिए मैम, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। संजय सिंह जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज अपना प्रश्न रखें। इसके बाद हिमांशु खत्री जी और रूपल झांझरिया जी, आपने भी काफी देर से अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। इसके बाद आप लोग अपना प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न को संक्षिप्त रूप में तैयार रखें। मैम, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो वर्किंग हैं, है ना, और आपने जो आपका दूसरा अटेम्प्ट दिया था तब आप भी वर्किंग थे, आप अकाउंट सर्विसेज में थे। तो मैम, पहले तो वर्किंग और उसके बाद फिर तैयारी करना, कैसे मैनेज कर पाते थे आप ये सब? देखिए, हमने जो 18 वाला जो एग्जाम लिखा था उस टाइम हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो अकाउंट सर्विस में तो उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था मैंने, पर मैं एलडीसी थी ग्राम पंचायत में। तो ग्राम जी पंचायत में ऐसा ऐसा है कि मतलब मैनेज हो जाता है थोड़ा सा समय, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप सुबह सुबह मैं जल्दी चली जाती थी ऑफिस, जैसे ऑफिस टाइम तो 9 बजे रहता था, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि लोग जल्दी मतलब उनकी दिनचर्या जल्दी शुरू होती है। तो मैं 8 बजे चली जाती थी, 7 बजे चली जाती थी, फिर 7-8 घंटे काम कर लिया, उसके बाद से कि भाई हाँ मैं मेरी पढ़ाई पे लग जाती थी। तो मेरी थोड़ी सी परिस्थिति अलग थी। अब जैसे ऑफिस आवर्स जो है उसमें आप वर्किंग वाला तो यही है कि मॉर्निंग वाला जो टाइम है वो अपने लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि शाम को तो अपन ऑफिस से थके हारे आते हैं, तो उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें आप जल्दी उठें। मैं जैसे दूसरे वाला जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा शेड्यूल यही रहता था कि मैं 9:30-10 बजे सो जाती थी और सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती थी। मेरा यही शेड्यूल मैम, रहा एक था। बार एक सेशन तो प्रीलिम्स आप इस पे भी बोलिएगा कि इतना जल्दी कैसे उठे, क्योंकि सब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जल्दी कैसे उठे। ये तो वो अपने तो आप में सर पूरा एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं अपन। हाँ सर, इसमें यही है कि मतलब मेरे को भी शुरू शुरू में यही था कि सुबह उठना मेरे कभी बस की बात नहीं। मैं नॉकटर्नल प्राणी हूँ। पहले वाला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था 2016 वाला, तो उसमें मेरा शेड्यूल ये रहता कि मैं रात भर पढ़ती रहती थी और दिन में जो है वो सोती थी 4-5 घंटे जितना भी हो सकता था। जैसे 2 घंटे सुबह सो लिए, दिन में 3-4 घंटे सो लिए वो। लेकिन दूसरा वाला तरीका जो है वो मुझे बहुत ज्यादा ठीक लगा, और उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा पहले वाले की बजाय। क्योंकि पहले वाले में दिन पूरा खराब होता था, उसमें भी कुछ नहीं होता था, और रात जो है रात में पढ़ाई करते थे, ऑब्वियसली पढ़ाई होती थी, लेकिन उतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रहा था जितना कि ये मॉर्निंग वाला जो टाइम है। जैसे आप 4 बजे उठ के अगर आप 4 बजे से लगा के 8 बजे तक अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप मान के चलो कि पूरे दिन की पढ़ाई आपकी सुबह सुबह हो गई। तो ये वाला जो जी, है, ये सही तो बात सिर्फ है। अंदर से जो जुनून जो होता है ना आपका, कि नहीं मेरे को तो ये करना ही है, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। जैसे मैं जॉब में थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो नौकरी है पहले से ही, मैं इतना क्यों करूं। मेरे मेरे लिए यही था कि नहीं मुझे तो करना ही है, मेरे लिए इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ये एक ही विकल्प है मेरे पास और यही करना है मुझे। तो वो फिर दिमाग में सेट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है कि हाँ यही करना है, यही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वो बिल्कुल मैम, आपने मोटिवेशन जो बहुत है सही बात। जी, बताएं बताएं, सॉरी। खुद से ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं करना है। और करना कैसे है, बैठे बैठे से तो होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए अपने को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज वो पर्सन टू पर्सन टाइम मैनेजमेंट वेरी करता है। तो मुझे लगता है कि हाँ अपन खुद का टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हो अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, या अपने को कोई गाइड नहीं कर सकता है कि आप जल्दी उठो या रात में पढ़ो या शाम को पढ़ो सुबह पढ़ो। खुद को जिस टाइम लगता है कि हाँ या इस समय पढ़ के मेरा मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है, तो आपको उसी समय पढ़ना चाहिए। सही बात है मैम। जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने भी किसी से जो सिलेक्टेड थे यही सवाल पूछा था। उन्होंने भी मुझे यही सवाल आंसर दिया था कि जल्दी उठे, और वही कि अंदर से जब पुश आता है तो फिर वो नींद भी नहीं आएगी, अपने आप ही जल्दी आंख खुल जाएगी। अब बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। प्रॉब्लम होने लग गया था।
अब क्या मैं उठ तो जल्दी जाता हूँ 6-7 बजे, पर रजाई से ही निकला जाता क्योंकि ठंडी इतनी है। इसका अगर आपके पास इलाज हो ना, मैं तो ये किया था अपनी तैयारी के टाइम पे कि मैं तो रजाई के बगल में बुक रख के सोता था, जैसे ही नींदों में आंखें मसल थोड़ा सा वहीं पढ़ना चालू करता, तो अपने आप नींद उड़ी जाती थी थोड़ा थोड़ा। लेकिन सर मेरा थोड़ा सा अलग वे रहता था पढ़ाई का कि आज भी यही है कि मैं अपने बेड पे कभी बुक्स रखती ही नहीं हूँ। बेड पे कभी बुक्स नहीं, कभी बेड पे बैठ के मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ। मेरे पढ़ने का वही रहता है कि टेबल और कुर्सी जो है उसी पे पढ़ के मेरे को याद रहता है। इनफैक्ट बेड पे बैठ के जो पढ़ती हूँ वो मेरे को याद नहीं रहता। तो मेरा ये रहता है कि मैं टेबल कुर्सी पे, टेबल और चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करती मैम हूँ। वो उसका कारण ये भी है, आपने कभी जैसे बॉयज हॉस्टल या फिर कोई लड़कों का रूम जो होता है ना पीजी वगैरह, वो कभी आपको देखने का मौका मिले तो उनमें क्या होता है, हमारे पास दो ही चीज होती है, बेड और चेयर। तो चेयर पे पड़े रहते हैं कपड़े और बेड पे होते हैं हम। फिर जब चेयर पे बैठना होता है कपड़े होते हैं बेड पे, हम होते हैं चेयर पे। तो फिर वो क्या इतना ऑप्शंस होती है हमारे पास, बाकी बिल्कुल सारा सामान खाने पीने का वगैरह सब चेयर और टेबल पे होता है, और बाकी पढ़ने का और खुद वो हम बेड पे होते हैं। तो ठीक है, बट आपकी राय बहुत अच्छी है, जोक्स अपार्ट ये बात बिल्कुल सही है कि जब उससे निकल के जब आप उस पर बैठ जाते हैं टेबल चेयर पे तो सिंसियरिटी आती है। मैं एक और बहुत प्रैक्टिकल टिप आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि काफी लोग करते थे, और दिल्ली में तो ये मैंने काफी चलन देखा था, साउथ इंडियंस जो यूपीएससी की तैयारी करने आते थे, वो सुबह उठते ही ना जैसे एक बार मुंह धो के शूज पहन लेते थे। ये प्रैक्टिकल चीजें आप करके देखिएगा। मतलब शूज पहन, सॉक्स और शूज पहन लेते, ऊपर चाहे पजामे में शॉर्ट्स में किसी में भी हो, तो बोलते हैं अरे शूज और सॉक्स पहनने से ना सिंसियरिटी आती है कि हाँ भाई किसी ऑफिशियल उसमें है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कोई फॉर्मल्स पहन लेते हैं, साड़ी सूट या वो ब्लेजर फॉर्मल वाला, तो एक अलग से अपन अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई हम किसी टास्क पे हैं। तो यही वो शूज के साथ भी होता है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा था, और ये चीज शायद और लोगों के साथ भी काम करे, आप करके बिल्कुल देखिएगा। बिल्कुल सर, ये जैसे मैं भी बताना चाहूंगी कि जब मैंने 2018 वाला जो अटेम्प्ट दिया था, तो वैसे बैठे रहते हैं पढ़ाई करते हैं तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब अब जैसे मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी बैठी रहती थी, तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाता। तो फिर ये जो मॉर्निंग वाला कि भाई हाँ जल्दी उठना है, तो मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल ये रहता था कि 3:30-4 बजे उठ के जो है 1 या 2 किलोमीटर वॉक करना है। तो जी जी सबसे पहले उठ के यही करती थी कि हाँ जूते वूते पहन के कि हाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना सा वो हो जाता था, 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट में हो जाता था। तो उससे क्या है कि नींद भी उड़ जाती थी, नहीं तो फिर वो आलस ही रहता है वहां, अगर सीधा ही मुंह धो के बैठे तो वॉक करने से नींद विंद सब गायब। और एक वो कि हाँ आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ 15 मिनट हो गए, अब चलो पढ़ाई करो ऐसे। तो अभी तो जैसे ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी जैसे आरपीएससी अगर वैकेंसी निकालती है तो मेरे हिसाब से मेंस जो है वो अपन मान के चले कि वापस वही सितंबर अक्टूबर तक होता है। तो बीच वाला जो टाइम है वो बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है वहाँ, ना तो ज्यादा सर्दी ना गर्मी, बारिश का टाइम रहता है, ज्यादा बारिश भी अपने यहाँ होती नहीं है वैसे, तो वो सही मौसम रहता है। तो इसमें आप वाली ये बात सही है कि हाँ जूते वूते पहन के ऐसे थोड़ा सा लगता है कि हाँ सिंसियरिटी आती है। तो या तो आप वो कर ले भी थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर, नहीं तो थोड़ा सा 1-2 राउंड ही जितना आप कर सकते हो उतना सा वो करके फिर पढ़ाई करना शुरू कर दें। लास्ट प्रश्न था, मैं केवल 10 सेकंड और लूंगा मैम। बीच में मूवी भी देखने जाते थे क्या कभी? क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो गिल्ट हो जाता है, और अगर देखने जाते थे तो आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप भी एक सेलिब्रिटी हो हम लोगों के लिए। तो अरे नहीं सर, एक्चुअली मूवीज वगैरह मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, बहुत कम ही देखती हूँ मूवीज। तो फेवरेट वेवरेट नेटफ्लिक्स जैसा तो वगैरह ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं है। नेटफ्लिक्स अब देखने लगे, अब पहले कब था अब सर नेटफ्लिक्स। हाँ जी और हाँ, अब मेरे तो को खैर ना सही बात मूवीज है। देखने से ज्यादा मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक है। तो अरे किताबें बेहतरीन मैं मैम। बता सकती हूँ कि किताबें मैम आप कौन फेवरेट सी बुक ही पढ़े। बता दीजिए आप, ऐसी बुक जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए। हाँ देखिए, एक कोई बुक तो बताना फेवरेट कहना उसे थोड़ा सा मुश्किल है। मैं 2-3 बुक्स जो है वो मुझे लगता है कि जैसे आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की जो किताब है, जी जी उसको तो छोटी सी किताब है, नाटक है एक्चुअली वो उनका, बिल्कुल। लेकिन मैंने उसको 3 से 4 बार पढ़ ली है। तो जी मुझे ऐसा लगता है जितनी बार पढ़ते हैं उसमें लगता है कुछ तो नया है इसमें, जो पहले पहले पढ़ा था उस टाइम नहीं, ये पता ही नहीं चला था, अब पता चल रहा है। एक जैसे सोफी का संसार, वो एक्चुअली फिलोसॉफी की बुक है, आपने पढ़ी भी होगी या सुना होगा। बिल्कुल, मैंने सुना जरूर है मैम सुपर जी। हाँ, तो उसको जितनी बार पढ़ते उतनी बार लगता है यार इसमें कुछ जो है नया है, पहले छूट गया था अब समझ में आ रहा है। या ऐसे लगता है कि पहले अपन इतने मेच्योर नहीं थे कि ये चीज समझ पा रहे, अब समझ पा रहे। और एक किताब जो है चित्रलेखा,
भगवती चरण वर्मा की है, वो भी मैंने 2 या 3 बार पढ़ ली है, तो वो जी, एकदम मैम इन वो तीनों पूरा को आप स्टेप लिख के ही भेजिए कैसे लोग ये खरीद के शायद इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो बुक है तस्लीमा नसरीन की, अब तो शायद वो मिलेगी भी नहीं, ये मेरे को नहीं आइडिया, शायद वो बैन कर दी थी पहले। लज्जा, लज्जा किताब जो है, मतलब उसकी जो अनुवाद है, मेन तो शायद उन्होंने बांग्ला में लिख रखी है, हिंदी में जो उसका अनुवाद है, उसकी जो लैंग्वेज है वो आप अगर आप पढ़ोगे, मैंने वो बुक 2 बार पढ़ी है, और उसमें से जितने कोटेशन मैंने लिखे हैं, कोटेशन इन सेंस की लाइनें सीधी सीधी, जो लाइनें लिखी है वो लाइनें मैंने निबंध और ये पल्लवन और इनमें यूज की है। इनमें जो मेरी बुक लिखी हुई उसमें भी कुछ कुछ लाइनें वहीं से ली हुई है, पर वो अपने को सेट करनी पड़ती। लेकिन उसकी जो भाषा है, उसके जैसी भाषा मैंने देखी ही नहीं, किसी भी किताब की नहीं देखी। मतलब इतनी अलंकृत भाषा उस किताब की है, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। अगर आपको मिले, मुश्किल है वैसे, पर अगर मिल जाए कहीं से तो आप उससे जरूर से पढ़िएगा, बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वो बुक। तो नोवेल है उसका, पार्टीशन के टाइम का लिखा हुआ उनका, तो आप जरूर से पढ़े। मैं आप ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगी सब। बाकी मूवी धन्यवाद वगैरह मैम। देखे तो उसके बाद गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। 10-15 दिन में कभी मूवी देख ली, घूम ली, तो उसके लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वो, क्योंकि डीमोटिवेट जब हो जाते हैं, जैसे 10-15 दिन पढ़ते हैं उसके बाद ऐसा लगता है पता नहीं एग्जाम कब होगा, इतना पढ़ रहे हैं उसका कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा है। देन आप एक दिन वो सोचते रहे, उससे ज्यादा है कि बाहर चले जाए, घूम ले, फिर ले, मूवी देख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बैठे बैठे टाइम खराब नहीं करना। उसके बाद से ये भी नहीं करना है कि ये टाइम मेरा खराब हो गया, वो रिफ्रेशिंग के लिए है, तो इसमें कोई गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से।